इब्रा और खोया हुआ कुत्ता। इब्रा एक ज़हीन और तजस्सुस से भरपूर लड़का था जो अपने मोहल्ले की खोज लगाना बहुत पसंद करता था। इसका दिल बड़ा था और वो हमेशा हर उस शख्स की मदद करने की कोशिश करता जिससे वो मिलता। एक धूप भरी दोपहर जब वो पार्क में खेल रहा था तो उसे झाड़ियों से एक मध्यम सी सिसकियों की आवाज सुनाई दी। अबरा का तजस्सुस बढ़ गया और वो आवाज की समत चल दिया। अबरा को हैरत हुई जब उसने झाड़ियों में एक छोटा, नर्म और गुमशुदा सा पप्पी फंसे हुए देखा। पप्पी खौफजदा और गुमशुदा लग रहा था। उसने एहतियात से शाखों को अलग किया और पप्पी को आजाद कर दिया। पप्पी ने खुशी से दम हिलाई और अबरा के चेहरे को चाटना शुरू कर दिया। अबरा ने उधर उधर देखा मगर पप्पी के मालिक का कोई पता नहीं चल रहा था। उसने फैसला किया कि वो पप्पी को घर ले जाए और अपने वालिदीन से मदद मांगे। घर पहुंचने पर इब्रा के वालिदीन ने इत्तेफाक किया कि उन्हें पप्पी के मालिक को ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने मोहल्ले में पोस्टर लगाए और अपने पड़ोसियों से पूछा कि क्या वो पप्पी को पहचानते हैं। कुछ दिन गुजर गए और कोई भी पप्पी का दावेदार सामने नहीं आया। अबरा का दिल छोटे पप्पी से लग गया जिसका उसने नाम शब्बो रखा था। एक दिन जब अबरा अपने घर के सहन में शब्बो के साथ खेल रहा था तो एक छोटी बच्ची वहां से गुजरी। वो रक गई और पप्पी को देखने लगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। इब्रा को समझ आ गया कि यह शब्बो का मालिक है। वो देख सकता था कि बच्ची अपने गुमशुदा दोस्त से मिलकर कितनी खुश हो रही है। अगरचे अबरा को शब्बो को अलविदा कहना मुश्किल लगा मगर वो जानता था कि पप्पी को वापस करना सही फैसला है। बच्ची की मां ने उबरा और उसके वालिदीन का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने शब्बो का ख्याल रखा। बच्ची ने अबरा को एक हाथ से बनाई हुई शुक्रिया की कार्ड दी जिस पर शब्बो की तस्वीर बनी हुई थी। अबरा ने सीखा कि दूसरों की मदद करना, चाहे उसका मतलब ये भी हो कि आपको किसी चीज को छोड़ना पड़े जो आपको पसंद हो, बड़ी खुशी लाता है और दुनिया को बेहतर बनाता है। इस दिन के बाद अबरा ने मेहरबानी और मदद करने के नए रास्ते तलाश करने शुरू किए, जानते हुए कि छोटे छोटे अच्छे काम भी बड़ा फर्क पैदा कर सकते हैं। एक मसरूफ शहर में अली नामी एक तजस्सुस पसंद लड़का रहता था। अली को अपने मोहल्ले के हर कोने और जगह की तलाश करने का शौक था और वो हमेशा नई महम्मात की तलाश में रहता था। एक दिन जब वो अपने घर के पराने ओटारी की खोज में मसरूफ था, अली की नजर एक निन्हे चूहे पर पड़ी जो अपनी जसामत से कहीं बड़ा एक रोटी का टुकड़ा उठाने की कोशिश कर रहा था। चूहा दबला पतला था, उसके नर्म सरमई बाल और रोशन चमकदार आंखें थीं। अली खामोशी से देखता रहा। चूहे की हिम्मत ने उसे बहुत मुतासिर किया। चूहे ने अली को देखा लेकिन वो भागा नहीं बल्कि वो रोटी खींचने में मसरूफ रहा। अली के दिल में रहम आया और उसने मदद करने का फैसला किया। उसने आहिस्ता से रोटी को उठाया और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया ताकि चूहे के लिए उसे ले जाना आसान हो जाए। चूहे ने अली की तरफ देखा और खुशी से चमक उठा। उसने जल्दी से टुकड़ों को जमा किया और दीवार में एक छोटे से सुराख की तरफ ले गया। अली ने देखा कि चूहा गायब हो गया और उसे खुशी हुई कि उसने छोटे से जानवर की मदद की। अगली सुबह अली एक हैरत अंगेज मंजर के साथ जागा। इसके बस्तर के करीब उसके तकिए पर एक चमकदार सका पड़ा हुआ था। अली हैरान था लेकिन शक्कर गुजार भी। हर दिन अली को एक नया सका या कभी कभार छोटे चमकदार ज़ेवरात अपने बस्तर के पास मिलते। जल्द ही उसे एहसास हुआ कि ये चूहा ही था जो शुक्रिया के तौर पर उसे तोहफे ला रहा था। एक शाम जब अली सोने ही वाला था, उसने चूहे को अपने बस्तर के करीब इंतजार करते देखा। अली मुस्कुराया और कहा, तोहफे देने का शुक्रिया, लेकिन तुम मुझे हैं, ये क्यों दे रहे हो? चूहा चों चों करता हुआ खिड़की की तरफ इशारा करने लगा। अली ने उसकी नजरों का पीछा किया और देखा कि एक तूफान आ रहा है। चूहा अली को बताने की कोशिश कर रहा था कि ये उसकी दोस्ती और अली की मेहरबानी का जवाब है। अली ने चूहे के साथ ज्यादा वक्त गुजारना शुरू किया और वो बेहतरीन दोस्त बन गए। अली ने चूहे का नाम मीनू रख दिया। मीनू अली को अटारी में छुपे हुए खजाने ढूंढने में मदद करता और यहां तक कि उसे घर के अंदर छुपे हुए खुफिया रास्ते भी दिखाए जो अली ने कभी नहीं देखे थे। एक दिन जब वो बागीचे में खेल रहा था, अली ने अपना पसंदीदा खिलौना झाड़ियों में खो दिया। उसने हर जगह तलाश की
लेकिन वो नहीं मिला। मायूस होकर वो बरामदे में बैठ गया और ऐन इसी वक्त मैनो खिलौने के साथ अपने मुना में नमोदार हुआ, खुशी से अपनी छोटी दम हिलाता हुआ। अली खुशी से झूम उठा और मीनू को गले लगा लिया। उसे एहसास हुआ कि उनकी दोस्ती किसी भी खजाने या तोहफे से ज्यादा कीमती है। उस दिन के बाद अली और मीनू अलग न हो सके। उन्होंने एक दूसरे को बहुत सी चीजें सिखाई। अली ने सीखा कि छोटे से छोटे जानवर भी बहादुर और होशियार हो सकते हैं, जबकि मीनू ने अली में एक ऐसा दोस्त पाया जो हमेशा उसका ख्याल रखेगा और उसकी हिफाजत करेगा। और उस तरह लड़का और चौहा खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगे, दुनिया की सैर करते हुए, ये साबित करते हुए कि सच्ची दोस्ती की कोई हद नहीं होती, चाहे आप कितने ही छोटे क्यों ना हों। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अहमद था। अहमद को महमजोई से बहुत मोहब्बत थी। उसके पास बरूनो नामी एक वफादार किता था जो एक सुनहरी रिट्रीवर था। उसकी फर काट चमकदार और दिल बहादुरी से भरपूर था। वो दोनों एक दूसरे से जद्दा ना होते थे। जंगलों की सैर करते, पहाड़ियों पर चढ़ते और ऐसे राज बांटते जो कोई और नहीं जानता था। एक दिन दरिया के करीब चलते हुए अहमद ने देखा कि एक छोटी बली ऊंची शाख पर फंसी हुई है। बली डरी हुई थी और जोर जोर से म्याऊं कर रही थी। अहमद मदद करना चाहता था, मगर शाख इतनी ऊंची थी कि वो पहुंच नहीं पा रहा था। ब्रूनो ने फौरी सूरत-हाल को भांपते हुए भूंकना शुरू कर दिया और दरख्त पर चढ़ने की कोशिश की, मगर उसके पंजे हमवार तने पर फंसल गए। अहमद ने जल्दी से सोचा और घर की तरफ दौड़ गया ताकि रस्सी ले आए। उसने रस्सी का एक सुरा बरूनो के कालर से बांधा और दूसरा सुरा शाख पर फेंक दिया। बरूनो की मदद से अहमद शाख तक पहुंच गया, मेहतात होकर तवाजुन बनाया और आखिरकार बल्ली तक पहुंच गया। उसने बल्ली को आहिस्तगी से उठाया और महफूज तरीके से नीचे ले आया। बल्ली की मालिक, जो गांव की एक छोटी बच्ची थी, खुशी से नहाल हो गई और अहमद और बरूनो का शुक्रिया अदा किया। उस दिन के बाद तीनों दोस्त बन गए और बरूनो ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बहादुरी और टीम वर्क के साथ कोई चैलेंज भी बड़ा नहीं होता। हरे भरे खेतों और बहती नदियों से घिरे एक शांत गांव में अहमद नाम का एक किसान रहता था। उसे अपने पिता से एक बड़ी और उपजाऊ जमीन विरासत में मिली थी, जिसने अपनी पूरी जिंदगी उस पर खेती करने के लिए कड़ी मेहनत की थी। हालांकि अपने पिता के विपरीत अहमद बेहद आलसी था। सुबह जल्दी उठकर दूसरे गांव वालों की तरह अपने खेत पर काम करने के बजाय वह देर से सोना पसंद करता था। जब वह उठता तो गांव में घूमता, एक बड़े आम के पेड़ की छाया में बैठता और राहगीरों से बातें करता। वह अक्सर बिना किसी मेहनत के अमीर बनने का सपना देखता था। वह खुद से कहता, एक दिन किस्मत बदलेगी और मैं बिना उंगली उठाए अमीर बन जाऊंगा। एक दिन अहमद के बुजुर्ग पिता उसके पास बैठे और उसके कंधे पर अपना कोमल हाथ रखा। उन्होंने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, बेटा, यह जमीन एक तोहफा है। अगर तुम इसकी देखभाल करोगे तो यह हमेशा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए भोजन उपलब्ध कराएगी, लेकिन अगर तुम इसकी उपेक्षा करोगे तो तुम सब कुछ खो दोगे। अहमद ने ध्यान न देते हुए सिर हिलाया, सुनने का नाटक किया, लेकिन उसने अपने पिता की बातों को गंभीरता से नहीं लिया। वह अपने कर्तव्यों की अनदेखी करते हुए आलस्य में अपने दिन बर्बाद करता रहा। दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में। आलस्य के परिणाम धीरे धीरे अहमद की जमीन पर उपेक्षा के लक्षण दिखने लगे। मिट्टी सूखी और सख्त हो गई, खरपतवार बेतहाशा उग आए और उसकी फसलें चिलचिलाती धूप में मुरझाने लगीं। गांव वालों ने यह देखा और निराशा में सिर हिलाया। वे अक्सर उसे चेतावनी देते हुए कहते, अहमद, तुम्हारी जमीन बंजर हो रही है। अगर तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे तो तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। लेकिन उसने उनकी सलाह को नजरअंदाज कर दिया, यह मानते हुए कि किसी तरह चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसकी फसल छोटी होती गई। एक बार की समृद्ध जमीन जिसे उसके पिता ने प्यार से पाला था, अब पहचान में नहीं आ रही थी। खलिहान जो अनाज से भरा हुआ था, लगभग खाली हो गया था।
एक दिन जब अहमद बाजार गया तो उसने पाया कि उसके पास बेचने के लिए कुछ नहीं बचा है। उसकी जेबें खाली थीं और उसका पेट भूख से मचल रहा था। हताश और शर्मिंदा होकर वह घर लौटा और पाया कि उसकी रसोई खाली थी। खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। आखिरकार भूख ने अहमद को अपना अभिमान निगलने पर मजबूर कर दिया। उसने अपने मेहनती पड़ोसी हमजा से मिलने का फैसला किया, जो अपनी लगन और बुद्धिमान खेती तकनीकों के लिए जाना जाता था। हमजा ने अहमद का अपने घर में स्वागत किया और उसे रोटी और दूध का सादा भोजन दिया। खाते समय अहमद ने आह भरी और कहा, हमजा, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। मेरा खेत बंजर हो गया है और मेरे पास न तो खाना है और न ही पैसा। कृपया मेरी मदद करें। हमजा ने अहमद की ओर सोच समझकर देखा और कहा, अहमद, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दे दी थी। जमीन केवल उन्हीं को पुरस्कृत करती है जो उसकी देखभाल करते हैं, लेकिन अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। अगर तुम अभी से मेहनत करना शुरू कर दोगे तो तुम अभी भी अपने खेत को फिर से जिंदा कर सकते हो। पहली बार अहमद को कड़ी मेहनत का सही मायने में महत्व समझ में आया। उसने महसूस किया कि सिर्फ किस्मत ही उसे खाना नहीं खिला सकती और उसके आलस्य ने उसे दुख में डाल दिया था। बदलाव के लिए दृढ़ संकल्पित वह अगली सुबह जल्दी उठा और अपने सूखे उपेक्षित खेत पर कदम रखा। पहले तो काम थका देने वाला था। उसकी पीठ में दर्द हो रहा था और उसके हाथ दुख रहे थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दिन ब दिन वह खरपतवार हटाता रहा, कठोर मिट्टी जोतता रहा और जमीन को पानी देता रहा। उसने नए बीज बोए और धैर्य और समर्पण के साथ उनकी देखभाल की। दिन सप्ताह में बदल गए और धीरे धीरे जमीन से हरी कोंपलें निकलने लगीं। कभी सूखा खेत अब हवा में लहराती हुई ताजी फसलों से ढका हुआ था। गांव के लोग जो कभी उस पर दया करते थे, अब उसे प्रशंसा की दृष्टि से देखते थे। मौसम के अंत तक अहमद का खेत सुनहरे गेहूं, पकी हुई सब्जियों और स्वस्थ फलों के पेड़ों से भरा हुआ था। वह गर्व से अपनी फसल को बाजार ले गया और कई महीनों में पहली बार उसके पास भोजन और अन्य जरूरतों को खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे थे। एक बदला हुआ आदमी अहमद ने एक मूल्यवान सबक सीखा था। वह अब आम के पेड़ के नीचे समय बर्बाद नहीं करता था या किस्मत बदलने का इंतजार नहीं करता था। वह अपने खेत को स्वस्थ और उत्पादक बनाए रखने के लिए हर दिन कड़ी मेहनत करता था। उसके पिता उसके बदलाव को देखकर गर्व से मुस्कुराए। उस दिन से अहमद गांव के सबसे मेहनती किसानों में से एक बन गया। वही लोग जो कभी उसकी आलोचना करते थे, अब उसका सम्मान करते हैं। आलस्य से सफलता तक का उसका सफर दूसरों के लिए प्रेरणा बन गया। नैतिक आलस्य से सफलता नहीं मिलती। कड़ी मेहनत और लगन हमेशा समृद्धि की ओर ले जाती है। एक छोटे शांत बगीचे में एंटोन नाम की एक छोटी चींटी रहती थी। वह छोटा था, लेकिन साहस, दृढ़ संकल्प और अडिग भावना से भरा हुआ था। उसका छोटा शरीर चावल के एक दाने के आकार का हो सकता था, लेकिन उसका दिल पूरे बगीचे जितना बड़ा था। हर दिन एंटोन और उसकी साथी चींटियां मिलकर कड़ी मेहनत करते थे, भोजन इकट्ठा करते थे और अपना भूमिगत घर बनाते थे। बगीचे में जीवन सरल था और वे अन्य प्राणियों के साथ साथ खुशी खुशी रहते थे। एक धूप भरी दोपहर जब एंटोन अपने सबसे अच्छे दोस्त लियो चींटी के साथ भोजन की तलाश कर रहा था, तो उन्होंने कुछ अजीब देखा। दूरी पर उस भोजन के भंडार के पास, जिसे चींटियों ने इतनी मेहनत से इकट्ठा किया था, एक विशाल मकड़ी बैठी थी। मकड़ी अपने लंबे बालों वाले पैरों और डरावनी आंखों के साथ भूख से भोजन को देख रही थी। एंटोन की साथी चींटियों ने भी मकड़ी को देखा और उनमें दहशत की लहर फैल गई। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और सबसे बुरे डर से सभी दिशाओं में बिखर गए। लेकिन एंटोन भागा नहीं। वह मकड़ी को देखता हुआ स्थिर खड़ा रहा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसका दिमाग केंद्रित था। मैं मकड़ी को हमारा खाना नहीं लेने दे सकता, एंटोन ने सोचा। हमने इसी के लिए काम किया है और मैं इसे बर्बाद नहीं होने दूंगा। उसकी बहादुरी ने उसके अंदर एक नया उद्देश्य जगाया। जब दूसरे तितर बितर हो गए, एंटोन अपनी जगह पर खड़ा रहा। मुझे जो हमारा है उसकी रक्षा करनी है।
एंटोन ने खुद से फुसफुसाते हुए कहा, पहले से कहीं ज्यादा दृढ़ निश्चयी। उसने अपनी ताकत जुटाई और मकड़ी की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। विशालकाय प्राणी इतना बड़ा था कि एंटोन उसकी तुलना में एक मामूली धब्बा जैसा लग रहा था, लेकिन चींटी इस चुनौती का सामना करने के लिए दृढ़ थी। मकड़ी ने एंटोन को आते हुए देखा और एक धीमी मजाकिया हंसी निकाली। तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या करने जा रही हो छोटी चींटी? तुम मुझे नहीं रोक सकती, मैं तुमसे बहुत बड़ी और मजबूत हूं। एंटोन के पैर डर से थोड़े कांपने लगे, लेकिन उसका संकल्प डगमगाया नहीं। मैं भले ही छोटा हूं, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा है जो तुम्हारे पास नहीं है, साहस। तुम हमारा खाना ऐसे ही नहीं ले सकती जब तक मैं यहां हूं, उसने पूरी ताकत से चिल्लाया। मकड़ी ने छोटी चींटी की बहादुरी पर हंसते हुए कहा, तुम्हारे पास हिम्मत है, लेकिन यह तुम्हें मुझसे नहीं बचा सकता। उसने धमकी भरे अंदाज में अपना एक पैर उठाया। बिना किसी हिचकिचाहट के एंटोन अपने छोटे शरीर की सारी ताकत का इस्तेमाल करते हुए मकड़ी के पैर पर चढ़ गया। मकड़ी ने गुर्राहट की और एंटोन को झटकने की कोशिश की, लेकिन बहादुर चींटी ने उसे कसकर पकड़ रखा था। मकड़ी इधर उधर छटपटाती रही, लेकिन एंटोन चढ़ता रहा, एक बार भी नहीं छोड़ा। मकड़ी की पीठ पर पहुंचकर एंटोन को एक नरम जगह मिली, जहां वह बिना मकड़ी को देखे उससे चिपक सकता था। एक तेज हरकत के साथ एंटोन ने मकड़ी के पैर पर काट लिया। मकड़ी दर्द से चीख उठी और पीछे की ओर लड़खड़ाते हुए अपना संतुलन खो बैठी। उसी पल एंटोन को अपना मौका दिख गया। हिम्मत दिखाते हुए एंटोन मकड़ी के नीचे रेंगता हुआ गया और फिर से उस प्राणी को काट लिया। इस बार मकड़ी का पैर पूरी तरह से फिसल गया और वह जोर से जमीन पर गिर गई। एंटोन जल्दी से उसकी पहुंच से दूर भाग गया। ठीक उसी समय मकड़ी ने खुद को संभालने के लिए हाथ पैर मारे। अब अपमानित और घायल मकड़ी ने बगीचे की छाया में भागकर सुरक्षा की तलाश में जाने से पहले एक आखिरी फुफकार मारी। उसे एहसास हुआ कि चाहे वह कितनी भी बड़ी और शक्तिशाली क्यों न हो, वह एक छोटी चींटी के साहस को नहीं हरा सकती। एंटोन भोजन के भंडार के सामने खड़ा था, हाँफ रहा था और थका हुआ था, लेकिन उसने जो किया था उस पर गर्व था। उसने पीछे मुड़कर देखा और दूसरी चींटियों को धीरे धीरे अपने छिपने के स्थानों से वापस आते देखा। उन्होंने दूर से पूरी घटना देखी थी और अब उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तुमने कर दिखाया एंटोन, लियो ने अपने दोस्त के पास दौड़ते हुए कहा। तुमने हम सभी को बचा लिया। दूसरी चींटियां अपने छोटे नायक की जय जयकार करते हुए उसके चारों ओर इकट्ठा हो गईं। उन्होंने एंटोन को अपने कंधों पर उठा लिया और उसकी बहादुरी का जश्न मनाया। उस दिन से एंटोन उनका नायक, उनके साहस का प्रतीक बन गया। उसने उन्हें दिखाया था कि सबसे छोटा प्राणी भी बड़ा बदलाव ला सकता है। और इस तरह एंटोन की कहानी पूरे बगीचे में फैल गई, जिसने हर प्राणी को, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, याद दिलाया कि बहादुरी हर आकार में आती है। बगीचा शांत रहा और चींटियां एक साथ काम करती रहीं, यह जानते हुए कि साहस के साथ कोई भी चुनौती इतनी बड़ी नहीं है कि उसे पार न किया जा सके। एंटोन का दिल गर्व से भर गया, यह जानते हुए कि उसके साहस ने दिन बचा लिया था और वह हमेशा अपने दोस्तों के लिए खड़ा रहेगा, चाहे कुछ भी हो। तब से एंटोन कभी भी बगीचे में सबसे छोटी चींटी नहीं रहा, वह सबसे बहादुर था। एक बार की बात है, एक शांत और हरे भरे जंगल में फेलिक्स नाम का एक चतुर लोमड़ी रहता था। वह अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और त्वरित सोच के लिए जाना जाता था। हमेशा दूसरे जानवरों को मात देने के तरीके खोजता रहता था। चाहे भोजन प्राप्त करना हो, खतरे से बचना हो या समस्याओं को हल करना हो, फेलिक्स हमेशा जवाब देने वाला होता था। उसकी चतुराई उसका गौरव थी और जानवर अक्सर इसके लिए उसकी प्रशंसा करते थे। शरद ऋतु की एक सुबह जब फेलिक्स जंगल में टहल रहा था, उसने एक बड़े पेड़ को देखा जिसकी सबसे ऊंची शाखा पर एक उल्लू बैठा था। उल्लू के नरम भूरे पंख और बड़ी बुद्धिमान आंखें थीं, जो सुबह की रोशनी में चमकती हुई लग रही थीं। उल्लू ओली था, एक प्राणी जो कई वर्षों से जंगल में रहता था और पूरे जंगल में सबसे बुद्धिमान जानवर के रूप में जाना जाता था।
ओली की बुद्धिमत्ता के बारे में उत्सुक फेलिक्स पेड़ के पास गया। ओली, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, फेलिक्स ने कहा। तुम जंगल में सबसे बुद्धिमान प्राणी के रूप में जाने जाते हो। क्या तुम मुझे सिखा सकते हो कि कैसे संतुलित रहना है, चतुर? ओली ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं और धीरे से मुस्कुराया। फेलिक्स, उसने गहरी विचारशील आवाज में कहा, चतुर होना सिर्फ दूसरों को मात देना या सबसे तेज होना नहीं है। सच्ची चतुराई अपने आसपास की दुनिया को समझना और दूसरों की मदद करने के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है। आप उन तरीकों से चतुर हो सकते हैं जो जंगल में अच्छाई लाते हैं। फेलिक्स सीखने के लिए उत्सुक पेड़ के नीचे बैठ गया। ओली ने आगे कहा, आओ मेरे साथ दिन बिताओ, मैं तुम्हें चतुराई का सही मतलब बताता हूं। उन्होंने पूरा दिन साथ बिताया, सूरज को उगते और डूबते हुए देखा। ओली ने जंगल में अपने कई सालों की कहानियां साझा की। ओली ने फेलिक्स को दयालुता, धैर्य और विनम्रता के बारे में मूल्यवान सबक सिखाए। उसने फेलिक्स को बताया कि कैसे उसने वर्षों से कई जानवरों की मदद की है, जल्दी या चालाकी से नहीं, बल्कि समस्याओं को हल करने के लिए बुद्धि का इस्तेमाल करके। ओली ने कहा, सच्ची चतुराई यह समझना है कि दूसरों की मदद करने का सबसे अच्छा तरीका हमेशा अपने कौशल का प्रदर्शन करना नहीं है, बल्कि चीजों के बारे में सोचना और सावधानी से काम करना है। फेलिक्स ने ध्यान से सुना, हर शब्द को आत्मसात किया। उसने पहले कभी इस तरह से चतुराई के बारे में नहीं सोचा था। दिन के अंत तक फेलिक्स को एहसास हुआ कि बुद्धिमानी हमेशा सबसे चतुर या सबसे तेज होने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने ज्ञान का उपयोग करके दुनिया को सभी के लिए बेहतर बनाने के बारे में है। अगले ही दिन फेलिक्स को अपनी नई नई मिली हुई बुद्धि को परखने का मौका मिला। एक हिरण बेलों के घने झुंड में फंस गया था और जंगल के जानवर उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे मदद करें। वे सभी जल्दी से जल्दी बेलों को उखाड़ना चाहते थे, लेकिन फेलिक्स जानता था कि जल्दबाजी करने से हिरण को चोट लग सकती है। जल्दी से योजना बनाकर भागने के बजाय फेलिक्स ने शांति से हिरण के पास जाकर बात की। उसने स्थिति का सावधानी पूर्वक आकलन किया और जंगल के अपने ज्ञान का उपयोग करते हुए धीरे से बेलों को खोला। एक स्थिर, धैर्यवान हाथ से उसने हिरण को बिना किसी नुकसान के मुक्त कर दिया। जानवर विस्मय में देख रहे थे, इस बात से चकित थे कि फेलिक्स ने स्थिति को कैसे संभाला। हिरण आभारी था और फेलिक्स मुस्कुराया। उसे इस बात की गहरी संतुष्टि महसूस हुई कि उसने क्या किया, देखभाल के साथ मदद की थी। फेलिक्स, यह बहुत चतुराई थी, ओली ने कहा, जो दूर से देख रहा था। तुमने जल्दबाजी नहीं की और तुमने चालें नहीं चली। तुमने बुद्धि और धैर्य का इस्तेमाल किया और यही चतुराई का सबसे सच्चा रूप है। फेलिक्स को एहसास हुआ कि ओली हमेशा से सही था। उसकी त्वरित सोच कई स्थितियों में उपयोगी थी, लेकिन सच्ची चतुराई दूसरों को समझने और उनकी मदद करने के बारे में थी, न कि उन्हें मात देने के बारे में। उस दिन से फेलिक्स न केवल जंगल में सबसे चतुर लोमड़ी के रूप में जाना जाने लगा, बल्कि सबसे बुद्धिमान में से एक के रूप में भी जाना जाने लगा। उसने अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग जंगल में अपने साथी जानवरों की मदद करने के लिए किया। हमेशा कार्य करने से पहले सावधानी से सोचता था और हमेशा दयालुता को पहले रखता था। और जब भी उसे सलाह की जरूरत होती, फेलिक्स ऊंचे पेड़ पर ओली से मिलने जाता, उस बुद्धि के लिए आभारी जिसने उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया था। अगर आपको हमारी कार्टून कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली कार्टून कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स।